साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। देखिए, अपन राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात कर रहे थे, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के संदर्भ में बात कर रहे थे। और भारतीय संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 से लगाकर आर्टिकल 48A तक अपन बात कर चुके थे। कहां से कहां तक? आर्टिकल 36 से लगाकर आर्टिकल 48A तक अपन बात कर चुके थे। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51। इनके साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कुछ जो हैं कथन हैं, इनको आलोचनाओं के आधार पर की जाती है। उनकी आलोचनाओं के संदर्भ में कुछ विद्वानों ने अलग अलग कथन कहे, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही अपन बात करेंगे कि ऐसे कौन से निर्देशक तत्व हैं जो समाजवादी राज्य की बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से निर्देशक तत्व हैं जो गांधीवादी दर्शन से प्रेरित हैं, हालांकि पहले बात कर चुके हैं, लेकिन तीनों को तुलनात्मक रूप से। और ऐसे कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो कि आपके उदारवादी राज्य की संदर्भ या उदारवादी सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। और साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में दोनों में श्रेष्ठ कौन, और इनको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के वाद हैं उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। खूब मजा आएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो हैं एक राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है और एक राज्य के कर्तव्य हैं। तो क्या राज्य के कर्तव्यों को लागू करने के लिए राज्य मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है अथवा नहीं कर सकता? इनको लेकर बहुत सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के वाद हैं, उनके संदर्भ में अपन बात करने वाले हैं। देखिएगा साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करें तो आर्टिकल 48A तक अपन रिपीट कर चुके थे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इनको जल्दी से। देखिए जरा, आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, 38 और आर्टिकल 39, और इसके बाद आर्टिकल 40, 41, 42, 43, 43A और आर्टिकल 43B। वन लाइन में कैसे याद करना, ये सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण बिंदु होता है। देखिए जरा, सबसे पहले आर्टिकल 36 में केवल एक ही बात ध्यान में रखनी है, इसमें क्या दी गई है भाई? राज्य की परिभाषा। क्या उल्लेखित की गई है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कैसे हैं? अवाद योग्य। कैसे है ये? अवाद योग्य है। निर्देशक तत्व कैसे है ये? अवाद योग्य हैं। और दूसरे आप क्या ध्यान में रखेंगे? राज्य का कर्तव्य है कि राज्य जब भी नई नीतियां बनेगा, जब भी करेगा, नई नीतियों का निर्माण करेगा, इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए नई नीतियों का निर्माण करेगा। मैं कह रहा हूं एक एक शब्द को पकड़ेगा, बिल्कुल रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आर्टिकल 38 के बारे में बात करें, किन के बारे में बात करें? आर्टिकल 38 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 38 में आपको ध्यान में रखना है लोक कल्याणकारी राज्य। क्या ध्यान में रखेंगे? लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है। आर्टिकल 39 के बारे में बात करें तो 39 में 6 यानी आर्टिकल 39A से लगाकर 39F तक जो उल्लेखित किया गया है वो ध्यान में रखना है। और इसके बाद 39A के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था समान एवं निःशुल्क, समान एवं निःशुल्क कैसी सहायता? विधिक सहायता। समान एवं निःशुल्क कैसी सहायता? विधिक सहायता। समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता। कौन सा आर्टिकल? 39 से। आर्टिकल 40 में मैंने बताया था क्या? ग्राम पंचायतों का गठन। किसका गठन भाई? ग्राम पंचायतों का गठन। और ग्राम पंचायतों का गठन कौन सा? आर्टिकल 40। इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने कहा 4 आर्टिकल आपको साथ में ध्यान में रखने हैं। आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 और आर्टिकल कौन सा? 43A। सबसे पहले इसमें 3 शब्द ध्यान में रखेंगे, कौन कौन से? काम, शिक्षा और कौन सा? लोक सहायता। कौन सा? काम, शिक्षा और लोक सहायता। ठीक है। आर्टिकल 42 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 42 में मैंने कहा था काम के लिए मानवोचित और कैसी दशा? न्याय संगत दशा। काम के लिए मानवोचित एवं न्याय संगत दशा कौन से आर्टिकल में ध्यान में रखेंगे? 42 में। यहां पर काम के लिए निर्वाह मजदूरी, काम के लिए किसकी बात की गई है? निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। और निर्वाह मजदूरी के साथ में कैसे उद्योग भाई? लघु एवं कुटीर उद्योग। आर्टिकल 43A की बात करें तो प्रबंधन में कर्मकारों की क्या भागीदारी? प्रबंधन में कर्मकारों की प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी।
प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 43A। बिल्कुल इस प्रकार से याद कीजिएगा, पूरी सेंटेंस याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, शब्दों को पकड़िएगा। आपका एग्जाम जो है वनडे एग्जाम रहता है, 4 विकल्प रहते हैं, इनमें से एक विकल्प को आपको चयन करना है और जब आपके सामने इस प्रकार का विकल्प रहेगा तो आप बिल्कुल जो है आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को क्या कर पाएंगे? हल कर पाएंगे। अगला आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 43B और 43B में है सहकारी संस्थाओं से संबंधित। किनसे संबंधित बात की गई है? सहकारी संस्थाओं से संबंधित। किनसे संबंधित? सहकारी संस्थाओं से संबंधित। अगला आर्टिकल 44 में अपन बात कर ही चुके हैं, किसका उल्लेख है? समान नागरिक संहिता। किसका उल्लेख है? समान नागरिक संहिता, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। इसके बाद आर्टिकल 45 की बात करें तो यहां पर है 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए राज्य क्या उपलब्ध करवाएगा? पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्री प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। फिर आर्टिकल 46 में आप ध्यान में रख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जो दुर्बल वर्ग हैं, SC ST और जो दुर्बल वर्ग हैं, इनसे संबंधित। आर्टिकल 47 में आप ध्यान में रख सकते हैं राज्य के कैसे कर्तव्य? भी राज्य के प्राथमिक कर्तव्य। और प्राथमिक कर्तव्य में क्या ध्यान में रखेंगे? एक तो पोषण, और पोषण के साथ में मदिरा एवं अन्य नशीले पदार्थ। आर्टिकल 48 में आप ध्यान में रखेंगे कृषि एवं पशुपालन। क्या ध्यान में रखेंगे? कृषि एवं पशुपालन। और साथ में एक शब्द और ध्यान में रखेंगे, गौ हत्या पर क्या लगाना? प्रतिबंध लगाना। गौ हत्या पर क्या लगाना? प्रतिबंध। और आर्टिकल 48A के बारे में बात करें तो 48A में ध्यान में रखेंगे पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव, ये है आर्टिकल 48A तक। ठीक है, एक एक शब्दों को आपको पकड़ना है और शब्दों को पकड़ना सीखे, उस दिन पॉलिटी और संविधान और राज्य व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारा खेल किनका है? शब्दों का है। अगला देखिए, अगला जिस आर्टिकल के बारे में अपन बात करने वाले हैं वो है आर्टिकल 49। अनुच्छेद 49 में लिखा गया है कि जो भी देश की ऐतिहासिक स्मारक हैं, जो भी देश के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्मारक हैं, उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए संसद के द्वारा क्या बनाई जाएगी? विधि बनाई जाएगी। विधि किन के द्वारा बनाई जाएगी? संसद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बोल रहा हूं मैं। राज्य में जो भी ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्रोत हैं या पुरातात्विक जो भी स्थल हैं, उनकी संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए विधि जो है संसद के द्वारा बनाई जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 49 में क्या ध्यान में रखेंगे? राज्य के ऐतिहासिक, राज्य के कौन से? ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक, राज्य के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक, राज्य के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण, स्मारकों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए, संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा। संसद के द्वारा क्या किया जाएगा? विधि का निर्माण। लेकिन विधि किन के द्वारा बनाई जाएगी? संसद के द्वारा। राज्य विधि। आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है? देखिए, आर्टिकल 49 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला देखिए, इसमें यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। दूसरा, आर्टिकल 49 में प्रावधान किया गया ऐतिहासिक धरोहर जो भी है, ऐतिहासिक स्मारक है, इनके संरक्षण की बात की गई है और इनके संरक्षण के लिए संसद के द्वारा विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है और इनके संरक्षण के लिए राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। कौन सा करेंगे? संसद के। असत्य, तो असत्य कौन सा? इसमें राज्य विधानमंडल को शक्ति बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई नहीं। ऐतिहासिक एवं धरोहर जो भी है, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर जो भी है, उस पे विधि बनाने की शक्ति जो है संसद को प्रदान की गई है, आर्टिकल 49 में उल्लेख किया गया है। अगला आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 50 और आर्टिकल 50 में लिखा गया है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका
कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथक पृथक रूप से कार्य करेगी, पृथक पृथक रूप से कार्य करेगी। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों कैसे पृथक पृथक रूप से काम करें। आप कहेंगे वैसे पृथक पृथक रूप से ही काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इसमें समझना है कार्यपालिका कौन है और न्यायपालिका कौन है। देखिए, कार्यपालिका की बात करें तो साथियों, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है स्थायी कार्यपालिका। कौन सी कार्यपालिका? स्थायी कार्यपालिका। और दूसरी जो होती है उसको अपन बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका। कौन सी कार्यपालिका? अस्थायी कार्यपालिका। अब अगर स्थायी कार्यपालिका की बात करें तो आपको पता होगा स्थायी कार्यपालिका में कौन शामिल होता है। तो स्थायी कार्यपालिका में शामिल होता है आपके नौकरशाह, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो शामिल होता है। जबकि अस्थायी कार्यपालिका में शामिल होता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के साथ आप ध्यान में रख सकते हैं कौन? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के साथ आप ध्यान में रख सकते हैं क्या? मंत्रिपरिषद। क्या ध्यान में रख सकते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये किस में शामिल होंगे? ये आपके अस्थायी कार्यपालिका में शामिल होंगे। जबकि स्थायी कार्यपालिका में कौन है? नौकरशाह। ये तो अलग ही काम कर रहे हैं, इनका न्यायपालिका पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि यहां पर जो है, जैसे जिला स्तर पर जो होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिला कलेक्टर। जिला स्तर पर सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी क्या होता है? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर को कार्यपालिका के संदर्भ में भी शक्तियां प्रदान की गई हैं और जिला कलेक्टर को न्यायपालिका के संदर्भ में भी शक्तियां प्रदान की गई। ध्यान से सुनिएगा, आपने देखा होगा कि जिला कलेक्टर को जो है ये क्या बोलते हैं? डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पहले ब्रिटिश कालीन भारत में ये जो जिला कलेक्टर था, इनको न्यायपालिका के संदर्भ में बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई थी। इन जिला कलेक्टर का पहले कार्य होता था राजस्व का संग्रहण करना। क्या करना? राजस्व का संग्रहण करना। और ये जिला कलेक्टर महोदय राजस्व का संग्रहण करने के लिए जाते थे, और जहां कहीं राजस्व संग्रहण में अनियमितताएं मिलती या फिर जहां कहीं राजस्व संग्रहण के संदर्भ में उनको जो बात कही गई थी उनका पूर्ण रूप से पालन नहीं होता, तो वहीं पर भी दंड देने की शक्ति भी इसी डीएम को दी गई थी, जिला कलेक्टर को दी गई। हालांकि अब इतने पावरफुल नहीं है डीएम न्यायपालिका के संदर्भ में। कार्यपालिका के संदर्भ में तो जिले का मुखिया कौन होता है? जिला कलेक्टर ही होता है, लेकिन न्यायपालिका के संदर्भ में नहीं। लेकिन आज भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो जिला कलेक्टर को प्रदान की गई है न्यायपालिका के संदर्भ में। जैसे मैं आपको बताऊं कि जिले में अगर किसी प्रकार की धरना प्रदर्शन या रैली के आयोजन करना है, किन से अनुमति लेनी पड़ेगी? जिला कलेक्टर से। अगर बंदूक का लाइसेंस लेना है, किन से अनुमति लेनी पड़ेगी? जिला कलेक्टर से। तो कुछ ऐसी आज भी व्यवस्थाएं विद्यमान हैं जिसमें जिला कलेक्टर को न्यायिक शक्ति प्रदान की गई है। और इसके संदर्भ में आर्टिकल 50 ये कह रहा है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों कैसे कार्य करनी चाहिए? पृथक पृथक रूप से कार्य करने चाहिए। कौन कौन? कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पृथक पृथक रूप से कार्य करने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं दो और देखिए जरा। आपने देखा होगा कि उपखंड स्तर पर, कौन से स्तर पर? उपखंड स्तर पर साथियों एक तो होता है एसडीएम। कौन होता है? एसडीएम। और एक होता है एसडीओ। एक ही व्यक्ति है, उसी को एसडीएम बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? एसडीओ बोलते हैं। जब कार्यपालिका के संदर्भ में कार्य करते हैं तो एसडीएम बोलते हैं, और जो इनके अलावा न्यायपालिका के संदर्भ में कार्य करते हैं या दोनों के संदर्भ में, तो व्यक्ति एक ही है, लेकिन ये कार्यपालिका के संदर्भ में भी कार्य करता है और न्यायपालिका के संदर्भ में कार्य करता है। यानी उपखंड स्तर पर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन या रैली का आयोजन करना है, किससे अनुमति लेनी करनी होगी? इस एसडीएम से अनुमति लेनी। ये क्या है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथक पृथक नहीं है। मैं कह रहा हूं लगभग पृथक कर दी गई है धीरे धीरे करके। लेकिन जब ये आर्टिकल लिखा गया था, कब? 1950 में संविधान लागू हुआ, तो उस समय जिला कलेक्टर को बहुत सारी न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई थी। इसलिए आर्टिकल 50 में लिखा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों कैसे कार्य करनी चाहिए? पृथक पृथक रूप से कार्य करने चाहिए। कौन सा ध्यान में रखना? आर्टिकल 50। अपने को पता होना चाहिए कार्यपालिका में कौन शामिल है और स्थायी कार्यपालिका में कौन है और अस्थायी कार्यपालिका में कौन है। ठीक है, अस्थायी में तो कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और स्थायी कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं? नौकरशाह। और यहां पर कार्यपालिका के संदर्भ में कौन सी कार्यपालिका की बात की गई है? स्थायी कार्यपालिका की बात की गई है। अगला जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 51, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 की बात करें तो आर्टिकल 51 में लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
किसको? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या दिया जाएगा भाई? बढ़ावा दिया जाएगा। पहली बात ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे? दूसरी रखेंगे कि दो देशों के मध्य विवाद को मध्यस्थता से निपटाया जाएगा। दो देशों के मध्य कोई विवाद है तो उनको भारत मध्यस्थता करके ऐसे विवाद को क्या करेगा? निपटाने का प्रयास करेगा। तीसरा आपको क्या ध्यान में रखना है? नंबर 3 पे आप ध्यान में रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौते, जो भी अंतरराष्ट्रीय संधि या फिर जो भी अंतरराष्ट्रीय समझौता होगा, जो भी अंतरराष्ट्रीय संधि या जो भी अंतरराष्ट्रीय क्या होगा? समझौता होगा, अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौतों की क्या की जाएगी? पालना की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौतों की क्या की जाएगी? पालना की जाएगी। देखा होगा आपने कि भारत में गुट निरपेक्षता या भारत में पंचशील जैसे सिद्धांत जो हैं, इनके संदर्भ में क्या बातें ध्यान में रखेंगे? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में पंचशील एवं गुट निरपेक्षता के संदर्भ में जो है, इनके लिए भारतीय संविधान में कहां पर प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? भारतीय संविधान के आर्टिकल 51। यहां पर कहीं नहीं लिखा है पंचशील या आपके गुट निरपेक्षता, लेकिन इनको पढ़ने से ऐसा महसूस करते हैं कि ये भारत की विदेश नीति का आधार है। अच्छा प्रश्न हो सकता है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत की विदेश नीति का आधार भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है? 51। पंचशील एवं गुट निरपेक्षता के सिद्धांत जो हैं, ये कौन से संविधान के और कौन से आर्टिकल से प्रेरित हैं? आर्टिकल 51। कितनी बातें हो गई? 3। एक बात और ध्यान में रखेंगे आप इससे संबंधित, वो है देशों के संदर्भ में बात करें तो यहां पर न्याय संगत एवं आपस में जो है भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा। कौन सी भावना को? भाईचारे की भावना को क्या किया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और आर्टिकल 51 जो है भारत की विदेश नीति का आधार है। भारत की विदेश नीति का आधार है। विदेश नीति का आधार, भारत की विदेश नीति का आधार भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 51। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल? बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है, क्योंकि पेपर सेटर किसी भी प्रकार का उनके माइंड में आए ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध के विचारों से प्रेरित भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51 है। क्योंकि उनकी विचारधारा क्या थी? उनकी विचारधारा थी कि आपस में शांति, क्योंकि उनकी थी ना अहिंसा, ये गांधी जी की विचारधारा। तो गांधी जी, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के विचारों से प्रेरित भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51। यूपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के व्यवहारिक क्वेश्चन का मतलब है ऐसे प्रश्न जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है या किसी बुक या गाइड में उल्लेख नहीं मिलेगा, ये अपनी समझ पर आधारित प्रश्न है। और आजकल आप सभी को पता ही है, एग्जाम जो है ज्ञान का नहीं हो रहा है, परीक्षा ज्ञान की नहीं हो रही, परीक्षा अपने समझ और धैर्य की हो रही है। अच्छी समझ पर आधारित प्रश्न अगर बने तो यहां से अच्छा प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है। कौन सा? मैंने कहा महावीर स्वामी, महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के विचारों से प्रेरित भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51 है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने कहा ये राज्य के कर्तव्य हैं, जैसे पढ़ ली अपने आर्टिकल 36 से लगाकर आर्टिकल 51 तक। इनको प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए क्या ध्यान में रखेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने हेतु किए गए प्रयास, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने हेतु किए गए प्रयास। देखिए जरा, हालांकि ये निर्देशक तत्व जो हैं ये गैर न्यायोचित हैं, ये अवाद योग्य हैं, लेकिन संसद ने समय समय पर इनको प्रभावी बनाने के लिए कुछ प्रावधान किए हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं किसके संदर्भ में, तो आर्टिकल 39 के संदर्भ।
आर्टिकल 39 में आपने देखा होगा समान कार्य समान वेतन की बात की गई है। आर्टिकल 39 में रोजगार के संदर्भ में बात की गई है। तो आर्टिकल 39 को प्रभावी बनाने के हेतु दो बातें आप ध्यान में रखेंगे। पहले तो मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये किसको प्रभावी बनाने के लिए? आर्टिकल 39 का ए आपने पढ़ा होगा। और आर्टिकल 39 ए में क्या था कि राज्य जो है महिलाओं और पुरुषों के लिए आजीविका या रोजगार उपलब्ध करवाएगा, और राज्य ने आजीविका और रोजगार के तहत ही क्या किया? इन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया। अगला देखिए जरा, दूसरा आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय, आर्टिकल जो 39 डी आपने पढ़ा होगा, और डी में था समान कार्य समान वेतन, और इसी के तहत जो है ये समान पारिश्रमिक अधिनियम बनाया गया कब? 1976 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम का मतलब है कि अगर महिला और पुरुष कार्य समान करे तो उन्हें वेतन भी क्या मिलना चाहिए? समान मिलना चाहिए। और इसी के तहत जो है समान पारिश्रमिक अधिनियम बनाया गया कब? 1976 में। अगला देखिए, आर्टिकल 39 ए को प्रभावी बनाने के लिए, किनको? आर्टिकल 39 ए को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया गया? तो इसमें आप ध्यान में रखेंगे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का मतलब जो है 1995, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो 1987 में बना था और 1995 में लागू हुआ था। 87 में और 1995 में क्या किया गया? जिसे लागू किया गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नलसा। इसी के तहत जो है स्टेट लेवल पर क्या बनाया गया? सलसा। और इसी के तहत जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या बनाया गया? डलसा। क्या बनाया गया? डलसा। सलसा, डलसा और नलसा, ये आपको ध्यान में रखने। कौन से आर्टिकल को प्रभावी बनाने के लिए? 39 ए को प्रभावी बनाए। ये बातें आपको समझना बेहद ज्यादा आवश्यक है। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या होगा? सुनिएगा, क्वेश्चन ये होगा कि आर्टिकल 39 ए को प्रभावी बनाने के लिए किया गया प्रयास, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 39 ए में है क्या? आर्टिकल 39 ए में है समान एवं निःशुल्क, समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता। समान एवं निःशुल्क कौन सी सहायता? विधिक सहायता। और समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता के तहत ही किसकी स्थापना की गई है? नलसा, डलसा और सलसा की क्या की गई है? स्थापना की गई है। अगला आर्टिकल देखिए, अगला आर्टिकल कौन सा? 40। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों के गठन। तो इसमें आप ध्यान में रखेंगे, इसको प्रभावी बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992, जो 1993 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। एक एक बात पता होना चाहिए, किसको प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रावधान किए गए। इनके बाद बात करें तो आर्टिकल 42 में क्या था? तो आर्टिकल 42 में प्रावधान किया गया था प्रसूति सहायता के संबंध में, कि राज्य जो हैं किसके संबंध में? प्रसूति सहायता के संबंध में उपबंध बनाएगा। प्रसूति सहायता के संबंध में क्या बनाएगा? उपबंध बनाएगा। राज्य प्रसूति सहायता के संबंध में उपबंध बनेगा। इनके अलावा काम के लिए न्याय संगत एवं मानवोचित दशा उपलब्ध करवाएगा। यह भी आर्टिकल 42 में था। और इसी को आधार मानते हुए क्या किया गया? प्रसूति सहायता अधिनियम बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रसूति सहायता अधिनियम। क्या बनाया गया? प्रसूति सहायता अधिनियम बनाया गया 1961 में, जिसे अपन मातृत्व सुरक्षा अधिनियम के नाम से भी। बहुत सारे ऐसे अधिनियम बने प्रसूति सहायता के संदर्भ में, जिनमें से एक जो ये महत्वपूर्ण है, प्रसूति सहायता अधिनियम 1961। अगला देखिए जरा, अगला बात करें आर्टिकल 44 के संदर्भ में। और 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। और इसी के तहत अपन कह सकते हैं सायरा बानोवाद, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, सायरा बानोवाद। और इन्हीं को प्रभावी बनाने के लिए जो है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखेंगे? कि हाल ही में संसद के द्वारा 3 तलाक से संबंधित
अधिनियम बनाया गया, 3 तलाक से संबंधित अधिनियम बनाया गया। एक बात थोड़ी सी यहां पर 44 के संदर्भ में और ध्यान में रखनी है आपको, एक बात ध्यान में रखना है, सरला मुद्गल, क्या ध्यान में रखेंगे, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ 1995, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ वाद 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे भारत में अब क्यों ना समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है। सरला मुद्गल वाद का संबंध किससे है, आर्टिकल 44 से, और आर्टिकल 44 में किसका प्रावधान किया गया है, समान नागरिक संहिता, जिसे अपन कॉमन सिविल कोर्ट के नाम से जानते हैं। बहुत ही जबरदस्त और अच्छा प्रश्न हो सकता है, समान नागरिक संहिता से संबंधित, जिसके तहत है सरला मुद्गल वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भारत में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। अगला देखिए जरा, अगला आर्टिकल आप ध्यान में रखेंगे 45, और आर्टिकल 45 को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया गया, 86वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया, 86वां संविधान संशोधन किया गया था, कब, 2002 में। और इसी 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु क्या करना होगा, तो 14 वर्ष से कम बच्चों की आयु से कम बच्चों के लिए राज्य जो हैं निःशुल्क शिक्षा, और निःशुल्क शिक्षा के तहत जो आपको पता होगा एक आर्टिकल जोड़ा गया, कौन सा, अनुच्छेद 21A, और इसको क्या बनाया गया, मौलिक अधिकार बनाया। क्या बनाया, मौलिक। मैं इसलिए बता रहा हूं ये सारी चीजें क्योंकि आजकल जो है प्रश्न यही, क्वेश्चन यही से पूछे जा रहे एग्जाम में। कितना ही स्तरीय प्रश्न, कितना ही स्तरीय एग्जाम क्यों ना हो, अगर आपकी समझ बेहतर है और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर आपने इस प्रकार से पॉलिटी को पढ़ना शुरू कर दिया, आपस में जोड़कर पढ़ना शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है ये हमें परीक्षा में सफल होने से नहीं रोक सकती। ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर आर्टिकल कौन सा ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 46 के संदर्भ में सरकार ने खूब प्रयास किए और समय समय पर कर ही रही है अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए। इसके बाद बात करें आर्टिकल 47 में, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर मदिरा पर सरकार ने क्या लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कह सकते हैं गुजरात और बिहार राज्य। आर्टिकल 48 के संदर्भ में बात करें तो एमएसपी को लागू किया। आपको पता होगा ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी सरकार ने वो मूल्य तय कर दिया किसी भी अनाज के संदर्भ में, किसी भी जो है कृषि के संदर्भ में, कम से कम आपको इतना मूल्य तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इतना मूल्य तो मिले, जिसे अपन क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये भी आर्टिकल 48 को प्रभावी बनाने के संदर्भ में है। फिर आर्टिकल 49 को प्रभावी बनाने के लिए जो है ये संसद ने धरोहर संरक्षण अधिनियम बनाया है। फिर आर्टिकल 50 के प्रयास के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो था, जिसके पास न्यायपालिका शक्तियां थी, उसको धीरे धीरे करके क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। और आर्टिकल 51 की बात करें तो आर्टिकल 51 में आप सभी को पता है कि जैसे ही संविधान लागू हुआ तो उसके बाद जो है ये पंचशील और गुट निरपेक्षता जैसी जो है बातें भारत की विदेश नीति में शामिल हुई। ये भी अपने आप में आर्टिकल 51 को प्रभावित करने के लिए है। देखिए जरा, आर्टिकल 51 को प्रभावित बनाने के लिए क्या किया, पंचशील और गुट निरपेक्षता जैसी नीति को अपनाया गया। पंचशील एवं गुट निरपेक्षता को भारत की विदेश नीति का आधार बनाया गया। भारत की विदेश नीति का, भारत की विदेश नीति का आधार बनाया गया। भारत की विदेश नीति का आधार बनाया गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा आर्टिकल 51, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न हो सकता है आर्टिकल 51 से संबंधित, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत की विदेश नीति का आधार भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है, 51 है। और इसके तहत सरकार ने पंचशील और गुट निरपेक्षता जैसी नीति को क्या क्या लागू किया। अब इनकी आलोचनाओं के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। आलोचना से पूर्व एक महत्वपूर्ण कथन आपको ध्यान में रखना है। एक विचारक थे ग्रेनविल ऑस्टिन, आप लोगों ने नाम सुना होगा। क्या नाम था, ग्रेनविल ऑस्टिन। और ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने क्या कहा, ऑस्टिन साहब ने कहा भारतीय संविधान का भाग 4, भारतीय संविधान का भाग 4 संविधान की आत्मा है। संविधान की क्या है, आत्मा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर संविधान की आत्मा से संबंधित पूछा जाए और संविधान की आत्मा भाग 4 को किसने बताया, तो आप ग्रेनविल ऑस्टिन को ध्यान में रखेंगे।
किसको ध्यान में रखेंगे? ग्रेनविल ऑस्टिन को। बाकी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने बताया था? प्रस्तावना को बताया था ठाकुरदास भार्गव ने। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने बताया था? तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बताया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने। लेकिन आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा, भारतीय संविधान के भाग 4 को संविधान की आत्मा किसने बताया? ग्रेनविल ऑस्टिन ने भाग 4 को भारतीय संविधान की क्या कहा था? आत्मा कहा था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए जरा, एक विद्वान थे MC सांगला, आपने नाम सुना होगा MC सांगला। सांगला साहब ने कहा कि जो बातें नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है, जो बातें भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं, इन्हें अगर वास्तविक रूप से लागू कर दिया जाए तो भारत स्वर्ग बन सकता है। कितनी जबरदस्त बात कही। क्या कहा कि जो बातें संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं, संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं, जो बातें संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं, अगर यह वास्तविक रूप से लागू हो जाए, अगर यह वास्तविक रूप से लागू हो जाए, अगर यह वास्तविक रूप से क्या हो जाए? लागू हो जाए, तो स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह बात किसने कही थी? तो आपको ध्यान में रखना है MC सांगला ने। यानी भारतीय संविधान के भाग 4 में जो निदेशक तत्व लिखे गए हैं, अगर राज्य इनको लागू कर देना तो भारत स्वर्ग बन सकता है। ऐसी बात किन्होंने कही थी? MC सांगला ने। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एक विद्वान थे KT शाह। KT शाह ने क्या कहा? KT शाह ने कहा कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये बैंक के उस चेक के समान है जिसकी भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक के इस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। यानी ये संविधान में ऐसे स्रोत हैं, ऐसी बातें हैं जिसको राज्य लागू करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। इनको लेकर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। वो उसी प्रकार से है जैसे हमें कोई चेक पकड़ा दिया जाता है और वो बैंक की इच्छा पर है कि बैंक दे नहीं दे, वो बैंक की डिपेंड है। अगर नहीं दे तो भी अपन कुछ नहीं कर सकते, अगर दे तो अच्छी बात है। उसी प्रकार से ये जो भाग 4 में जो DPSP उल्लेखित है, ये राज्य की इच्छा पर डिपेंड है कि राज्य उसे लागू करे अथवा नहीं करे। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। KT शाह ने क्या कहा? KT शाह ने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक के उस चेक के समान है, बैंक के उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर, जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर क्या कर दिया गया है? छोड़ दिया गया है। बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। यह बात किन्होंने कही थी? KT शाह ने। KT शाह ने क्या कहा कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये बैंक के उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। ये किन्होंने कही था? KT शाह ने। अगला देखिए जरा, एक विद्वान थे जिनका नाम था नसरुद्दीन। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये 9 वर्ष के संकल्प प्रस्तावों के समान है। 9 वर्ष के उन संकल्प प्रस्तावों के समान है, उन संकल्प प्रस्तावों के समान है। 9 वर्ष के उन संकल्प प्रस्तावों के समान है जो जनवरी माह के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, जो जनवरी माह के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, जो जनवरी माह के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ये बात किन्होंने कही थी?
नसरुद्दीन ने। बहुत ही जबरदस्त वाला प्रश्न बन सकता है कि 9 वर्ष के संकल्प पत्रों के समान नीति निर्देशक तत्वों को किसने कहा? नसरुद्दीन ने। क्यों कहा? कारण सुन लीजिएगा। जैसे ही नया वर्ष आता है ना, तो हम सब एक खतरनाक वाला टाइम टेबल बनाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो अपने जीवन में ग्रहण करनी, इस वर्ष में अपन ये करेंगे, एक टाइम टेबल बनाते हैं बढ़िया शानदार। और वो जनवरी जैसे ही माह जाता है, जनवरी में 1-2 दिन फॉलो करते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, मतलब महीना भर जो है अपन धीरे धीरे करके उसको लागू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही जनवरी समाप्त हो जाता है, वापस से अपन पुराना रूटीन में जो होता है ना, वही रूटीन वापस से आ जाता है। ठीक है, तो ये 9 वर्ष के संकल्प प्रस्तावों के समान इनके अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहने वाला कौन थे? नसरुद्दीन। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही जबरदस्त वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला आपको ध्यान में रखना है टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी, और टीटी कृष्णामाचारी ने क्या कहा कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भावनाओं का स्थायी कूड़ागर है। क्या कहा? भावनाओं का स्थायी कूड़ागर है। भावनाओं का स्थायी कूड़ागर कहने वाले कौन थे? टीटी कृष्णामाचारी। और टीटी कृष्णामाचारी ने क्या कहा कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भावनाओं का स्थायी कूड़ागर हैं। भावनाओं का क्या है? स्थायी कूड़ागर हैं। ये कहा था किन्होंने? टीटी कृष्णामाचारी। बाकी कुछ ही नहीं है, ये भावनाओं का स्थायी कूड़ागर है। एक और आप ध्यान में रख सकते हैं, केसी व्हीलर। क्या ध्यान में रखेंगे? केसी व्हीलर। केसी व्हीलर ने क्या कहा कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भावनाओं एवं उद्देश्यों का क्या है? घोषणा पत्र है। क्या कहा? ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भावनाओं, किनका? भावनाओं एवं राज्य का नीति निर्देशक। केसी व्हीलर ने क्या कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, ये भावनाओं एवं उद्देश्यों का घोषणा पत्र है। भावनाओं एवं उद्देश्यों का क्या है भाई? उद्देश्यों का घोषणा पत्र है। भावनाओं एवं उद्देश्यों का क्या है? घोषणा पत्र है। ऐसे कहने वाले कौन थे? केसी व्हीलर, है ना। एक और आप ध्यान में रख सकते हैं, के संथानम। एक और ध्यान में रखेंगे, कौन सा? के संथानम का नाम आप सबने सुना होगा। के संथानम। के संथानम ने क्या कहा? के संथानम ने कहा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में टकराव की स्थिति पैदा करेंगे। ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में टकराव की स्थिति पैदा करेंगे। ये केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा करेंगे। और ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य टकराव की स्थिति को पैदा करने वाले तत्वों के सिवा कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा इन्होंने। कहा ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के मध्य टकराव की स्थिति पैदा करेंगे। ये राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के मध्य टकराव की स्थिति पैदा करेंगे। ये मुख्यमंत्री, ये जो है राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच टकराव की स्थिति पैदा करेंगे। और ये केंद्र एवं राज्यों के बीच में क्या स्थिति उत्पन्न करेंगे? टकराव की स्थिति पैदा करने के सिवा कुछ भी नहीं है। ये कहने वाले कौन थे? के संथानम। तो अलग अलग विद्वानों ने इनके संदर्भ में अलग अलग कथन कहे, जो भी कहे हैं वो मैंने आपको नोट करवा दिए हैं। अच्छा प्रश्न हो सकता है यहां से कि कौन से विद्वान ने नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में क्या बातें कही। भाई आर्टिकल 36 से 51 तक क्या उल्लेखित है, ये तो सब पढ़ के जाएंगे, सब पढ़ के जाएंगे। जो भी तैयारी कर रहे हैं सब पढ़ेंगे। लेकिन अपने को बेहतर करना है, और अपन बेहतर तभी कर पाएंगे जब इनके इर्द गिर्द बनने वाले सारे प्रश्न अपने को पता हो। मैंने कहा सारे प्रश्न कौन कौन से, तो मैंने बहुत सारे ऐसे नए तथ्य आप लोगों के सामने रखे हैं। कौन कौन से? जैसे आर्टिकल 51 के बाद में यहां पर मैंने क्या कहा, आर्टिकल 51 के बाद में नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए। नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, ये आपके लिए अच्छा प्रश्न हो सकता है। जैसे आर्टिकल 39 को प्रभावी बनाना हो, या 39A, B, C जो भी प्रभावी बनाने के संदर्भ में हो। फिर नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन से विद्वान ने क्या कथन कहा, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, जहां से अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। ऐसे सिद्धांत जो समाजवादी सिद्धांत हैं,
ऐसे सिद्धांत जो गांधीवादी दर्शन से प्रेरित हैं और ऐसे सिद्धांत जिसे अपन उदारवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। देखिए जरा, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं आर्टिकल 36 से लगाकर 51 तक, इनको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे कौन से सिद्धांत है? समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत। दूसरा आप ध्यान में रखेंगे गांधीवादी। कौन सा ध्यान में रखेंगे? गांधीवादी, इसके बारे में तो अपन बात कर चुके हैं। और तीसरा एक और कौन सा रखेंगे? उदारवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत। अब देखिए कौन कौन से आर्टिकल हैं जो समाजवादी विचारधारा से संबंधित है। समाजवाद का मतलब है उत्पादन और वितरण पर किनका? सार्वजनिक नियंत्रण हो, यानी समाज के सभी वर्गों में समानता की बात करते हो, ऐसे सिद्धांत को अपन क्या बोलते हैं? समाजवादी सिद्धांत बोलते हैं। और समाजवादी सिद्धांत के आर्टिकल की बात करें तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा कौन कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 48 ध्यान में रख सकते हैं, 39 ध्यान में रख सकते हैं, आर्टिकल 39A ध्यान में रख सकते हैं। बाकी 40 तो किसके संदर्भ में हो गया? गांधीवादी के संदर्भ में। फिर इसके बाद में आर्टिकल 41, 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A और एक ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 47। क्या क्या प्रावधान है ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये सारे के सारे जो हैं यहां पर आपको ध्यान में रखने हैं। इनके अलावा दूसरा जो गांधीवाद के संदर्भ में बात करें तो यहां पर आप ध्यान में रख सकते हैं कौन कौन से? जैसे एक आर्टिकल 40 ध्यान में रख सकते हैं, आर्टिकल 43 ध्यान में रख सकते हैं, आर्टिकल 43B ध्यान में रख सकते हैं, आर्टिकल 47 ध्यान में रख सकते हैं और आर्टिकल 48 ध्यान में रख सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं किनकी? उदारवादी सिद्धांत के संदर्भ में। किनके संदर्भ में? तो बाकी जो बच गए हैं वो सारे के सारे उदारवादी सिद्धांत में आ जाएंगे। कौन कौन से? जैसे आर्टिकल 44 हो सकता है, आर्टिकल 47 हो सकता है, आर्टिकल 49 हो सकता है, आर्टिकल 50 हो सकता है और आर्टिकल 51 हो सकता है। ये उदारवादी है। अब कैसे हैं, क्यों, ये भी कारण भी देखिए जरा। गांधीवादी का मतलब जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। जैसे देखिए यहां पर गांधी जी ने किसकी बात की थी? ग्राम पंचायत के गठन की या ग्राम सभा के गठन की। ठीक है। 43 की बात करें, 43 में गांधी दर्शन से क्या संबंधित है? तो कुटीर एवं लघु उद्योग। कौन से उद्योग? लघु एवं कुटीर उद्योग। ये किनसे संबंधित हैं? गांधीवादी। आर्टिकल 43B की बात करें तो 43B में आप सभी को पता है किसका? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी संस्थाएं। आर्टिकल 47 की बात करें तो 47 में मदिरा पर प्रतिबंध लगाने की बात, मदिरा पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। और इसके बाद आर्टिकल 48 की बात करें तो आर्टिकल 48 में किसकी बात की गई है? गौ हत्या पर प्रतिबंध। बताइए जरा ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है अथवा नहीं? फिर देखिए जरा समाजवादी। आर्टिकल 38 की बात करें तो आर्टिकल 38 में क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, जो समाजवाद के संदर्भ में है। लोक कल्याणकारी राज्य। आर्टिकल 39 में आपने देखा होगा बहुत प्रकार की ऐसी बातें, जैसे भौतिक संसाधन हो, आर्थिक संसाधन पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी बात करूं मैं? भौतिक एवं आर्थिक संसाधन। बहुत जबरदस्त प्रश्न बन सकते हैं। 39A में क्या है? समान एवं निःशुल्क। कौन सी सहायता? विधिक सहायता। समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 41 की बात करें तो आर्टिकल 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता। काम, शिक्षा और लोक सहायता। आर्टिकल 42 की बात करें तो काम के लिए न्याय संगत दशा और प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता। आर्टिकल 43 की बात करें तो यहां पर निर्वाह मजदूरी आप यहां ध्यान में रखेंगे। कौन सा ध्यान में रखेंगे? निर्वाह मजदूरी। जबकि यहां पर क्या ध्यान में रखेंगे? लघु एवं कुटीर उद्योग। फिर आर्टिकल 43A के बारे में बात करें तो कर्मकारों के प्रबंधन में भागीदारी। कर्मकारों को किसमें भागीदारी देने की बात कही गई है? प्रबंधन में भागीदारी। और आर्टिकल 47 की बात करें तो राज्य जो है नागरिकों के पोषण का ध्यान रखेगा एवं जीवन स्तर को उच्च उठाने की बात करेगा, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात करेगा। ये किनसे संबंधित हो गया? समाजवादी सिद्धांत से संबंधित। किनसे संबंधित हो गया? समाजवादी सिद्धांत से संबंधित। अब बात करते हैं उदारवादी सिद्धांत से संबंधित।
उदारवाद के संदर्भ में बात करें तो आप ध्यान में रख सकते हैं 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 की बात करें तो आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन। आर्टिकल 49 के बारे में बात करें तो ऐतिहासिक धरोहर के संदर्भ में बात की गई है, ऐतिहासिक धरोहरों के संदर्भ में। आर्टिकल 50 की बात करें तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करना है, पृथक, कार्यपालिका को किनसे, न्यायपालिका से पृथक करना है। और आर्टिकल 51 की किसकी बात की गई, भारत की विदेश नीति, विदेश नीति। ये आपको ध्यान में रखना है। जो राज्य के किन से संबंधित हैं, तो ये आपके समाजवादी सिद्धांत से संबंधित, ये गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित, और ये किन से संबंधित हैं, उदारवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। यहां से भी अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल समाजवादी सिद्धांत से प्रेरित है, कौन सा गांधीवादी सिद्धांत से है, और कौन सा उदारवादी सिद्धांत से प्रेरित है। अगर ये आपको इंडेक्स पता है तो आप कर पाएंगे और अच्छा प्रश्न यहां से हो सकता है। ये थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसके बारे में आज की इस क्लास में अपनी बात की। लेकिन साथियों, जैसे ही नीति निर्देशक तत्व लागू हुए और साथ ही मौलिक अधिकार लागू हुए, दोनों एक ही दिन लागू हुए, कब, 26 जनवरी 1950 को, तो दोनों में आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। किन किन के बीच में, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में टकराव की स्थिति, इसलिए कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं या फिर नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत। यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में तो क्या है, मौलिक अधिकार, और भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। क्या है, नीति निर्देशक तत्व। ये नागरिकों के अधिकार हैं, ये राज्य के कर्तव्य हैं। तो क्या राज्य अपने कर्तव्यों की पालना करने के लिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है अथवा नहीं कर सकता? मैं क्या कह रहा हूं कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों में राज्य किसी भी प्रकार का परिवर्तन तब कर सकता है अथवा नहीं कर सकता जब राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को क्या करे, लागू करे। भाई राज्य जब इनको लागू करेगा, यानी आर्टिकल 38 से लगाकर आर्टिकल 51 में लिखा गया, 36 और 36 में जो है ये राज्य की परिभाषा और अवाध योग्य की बात की गई। इनको लागू करने के लिए अगर इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो मान्य होगा अथवा नहीं होगा। इनको लेकर एक लंबे विवाद, एक लंबा बहस चला था और अंत में मिनर्वा मिल्स वाद में इसका क्या कर लिया गया, समाधान कर लिया गया। कौन कौन से वाद हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। किन किन के संदर्भ में देखिए जरा, क्या ध्यान में रखेंगे, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में श्रेष्ठ कौन? मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में श्रेष्ठ कौन? दूसरा सुनिएगा, दूसरा आपसे प्रश्न यह हो सकता है कि क्या नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है अथवा नहीं? परिवर्तन किया जा सकता है अथवा नहीं? क्या परिवर्तन किया जा सकता है अथवा नहीं? ये दोनों बहुत ही जबरदस्त प्रश्न हैं जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। और इनको लेकर विवाद कौन कौन से हैं, वाद कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के, देखिए जरा। जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ भाई, संविधान लागू हुआ। लागू होते ही श्रेष्ठता की जो है, श्रेष्ठता सिद्ध करने को लेकर बहस छिड़ गई। इनको लेकर सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे 1951 में एक वाद आता है, कौन सा, चंपकम दोराई राजन। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। चंपकम दोराई बनाम मद्रास राज्य 1951। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार ज्यादा श्रेष्ठ हैं। मौलिक अधिकार क्या है भाई, अधिक श्रेष्ठ हैं। मौलिक अधिकार अधिक श्रेष्ठ हैं किन की तुलना में, डीपीएसपी की तुलना में, नीति निर्देशक तत्वों की
तुलना में। मौलिक अधिकार अधिक श्रेष्ठ हैं नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में, और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता कि जब भी मौलिक अधिकार, जब भी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेंगे उस समय मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये राज्य हमेशा क्या रखे, ध्यान रखे। अर्थात यहां पर श्रेष्ठता किसकी स्वीकार की गई, यहां पर श्रेष्ठता किनकी स्वीकार की गई, मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार अधिक श्रेष्ठ है किनकी तुलना में, नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में, और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कौन से वाद में कही थी, चमकम दौरई बनाम मद्रास राज्य। इसके बाद आप सभी को पता है प्रथम संविधान संशोधन हुआ, प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में, और 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर लिया गया कि सार्वजनिक कल्याण के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए निजी संपत्ति का, निजी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। सार्वजनिक कल्याण के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है, निजी संपत्ति का क्या किया जा सकता है, अधिग्रहण किया जा सकता है, और इनके बदले में जो मुआवजा राशि मिलेगी, इनके बदले में क्या मिलेगी, जो मुआवजा राशि मिलेगी उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी यहां पर कहने का मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C अधिक श्रेष्ठ हो गए। यानी यहां पर ज्यादा श्रेष्ठ किसको मान लिया गया, नीति निर्देशक तत्वों को। किनको श्रेष्ठ मान लिया गया, नीति निर्देशक तत्वों को श्रेष्ठ मान लिया गया। और इनको न्यायपालिका में फर्स्ट हुआ, फर्स्ट के बाद में 1954 में फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, वो भी इनसे संबंधित था। यानी फर्स्ट और फोर्थ, कौन सा, पहले और चौथे संविधान संशोधन को न्यायपालिका में चुनौती दी गई। न्यायपालिका में क्या दी गई, चुनौती दी गई। और कौन से मामले में दी गई, तो वाद आप ध्यान में रख सकते हैं, कौन सा, केरल राज्य शिक्षावाद। कौन सा ध्यान में रखेंगे, केरल राज्य शिक्षावाद, और ये 1957 की बात है। और केरल राज्य शिक्षावाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, केरल राज्य शिक्षावाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट और फोर्थ दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हैं ये संवैधानिक हैं। फर्स्ट और फोर्थ दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, संवैधानिक हैं। अर्थात यहां पर श्रेष्ठता किनकी हो गई, डीपीएसपी की। किनकी श्रेष्ठता हो गई, डीपीएसपी की। अब इनके बाद आपको ध्यान में रखना है, अगला जो वाद आया था वो था गोलकनाथ। ये वाद बड़े महत्वपूर्ण है। गोलकनाथ बनाम कौन सा राज्य है, पंजाब राज्य। ये पहली बार में समझ में नहीं आएगा, अभी से कह देता हूं, इसको 2-3 बार देखना ही पड़ेगा, तभी ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। गोलकनाथ बनाम कौन सा राज्य, पंजाब राज्य। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कब की बात है, 1967। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौलिक अधिकार अधिक श्रेष्ठ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मौलिक अधिकार जो हैं ये अधिक श्रेष्ठ हैं। मौलिक अधिकार क्या है, अधिक श्रेष्ठ हैं। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इंदिरा जी तो इंदिरा जी थी, इंदिरा जी ने 2 अमेंडमेंट कर दिए, 24वां और 25वां संविधान संशोधन। 24वां और 25वां संविधान संशोधन, और 24वां और 25वां संविधान संशोधन आपके हुए थे 1971 में। और 1971 में आपको पता होगा तो आर्टिकल जोड़ दिया गया 31C, पता है ना, आर्टिकल 31C जोड़ा गया। और इस आर्टिकल 31C में लिखा गया कि अनुच्छेद 39B और C, क्या लिखा गया, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को प्रभावी बनाने हेतु, 39B और C को प्रभावी बनाने हेतु अगर मौलिक अधिकारों के 14 और 19 का उल्लंघन हो तो उसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यदि 39B में क्या है, भौतिक संसाधन, और C में क्या है,
आर्थिक संसाधन, इनको प्रभावी बनाने के लिए अगर मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन हो तो उसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ऐसे कहा था कि इन्होंने आर्टिकल 31C में। साथ ही आपको पता होगा कि इस 24वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया 13(4), और 13(4) में क्या लिख लिया गया कि विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन शब्द नहीं है। विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन शामिल नहीं है। और इसी 24वें के द्वारा एक परिवर्तन और किया गया, और यहां परिवर्तन कहां किया गया, कौन से अनुच्छेद में, 368 में। और 368 में क्या परिवर्तन किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति जी जो हैं, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने हेतु बाध्यकारी है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने हेतु क्या होंगे भाई, बाध्यकारी होंगे। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने हेतु बाध्यकारी होंगे। इंदिरा जी ने पूरा अपना है ना, पूरा आर्थिक संसाधन एवं भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं हो और भौतिक सार्वजनिक कल्याण हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया। ठीक है, इसके बाद में इस 24वें और 25वें दोनों संविधान संशोधन को न्यायपालिका में चुनौती दी गई। कौन से वाद में, केशवानंद भारती बनाम कौन सा राज्य, केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 और 25 दोनों संविधान संशोधन को संवैधानिक मान लिया। दोनों ही संविधान संशोधन को क्या मान लिया, कहा दोनों ही संविधान संशोधन क्या सही है, अर्थात संवैधानिक हैं। 24वां और 25वां संविधान संशोधन क्या है, संवैधानिक है। यह बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौलिक अधिकारों में नीति निर्देशक तत्वों में जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां अमेंडमेंट करो, लेकिन इसे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके बाद इंदिरा जी ने क्या किया, 42वां संविधान संशोधन किया। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन किया, आप सभी को पता हो तो। और 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपके 1976 में, जो 1977 में लागू हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को क्या कर दिया, और ज्यादा विस्तारित कर दिया। आर्टिकल 39B और 39C को और ज्यादा क्या कर दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। अब अंतिम फाइनल डिसीजन आता है मिनर्वा मिल्स वाद में। कौन से वाद में आता है, मिनर्वा मिल्स वाद। यानी एक बार तो कौन श्रेष्ठ हो रहे थे, नीति निर्देशक तत्व, और एक बार ज्यादा श्रेष्ठ कौन हो रहे थे, मौलिक अधिकार। मिनर्वा मिल्स वाद 1980। और मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि न तो मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं और न ही डीपीएसपी श्रेष्ठ हैं। आपस में श्रेष्ठता की बात करें तो दोनों श्रेष्ठ हैं, न तो मौलिक अधिकारों को अधिक श्रेष्ठता है और न ही नीति निर्देशक तत्वों को। दोनों, यानी एक का उद्देश्य व्यक्तिगत कल्याण की है। मौलिक अधिकार किन से संबंधित बात करते हैं, व्यक्तिगत कल्याण के बारे में बात करते हैं। तो वही नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये सामूहिक कल्याण के बारे में बात करते हैं। एक का उद्देश्य व्यक्तिगत कल्याण है, एक का उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत कल्याण है, तो एक का उद्देश्य क्या है, सामूहिक कल्याण है। दोनों ही श्रेष्ठ हैं, आपस में टकराव की स्थिति नहीं लानी चाहिए। दोनों ही बैलगाड़ी के पहिए के समान है, यह भी कहा था इन्होंने। क्या कहा, दोनों ही बैलगाड़ी के पहिए के समान है। दोनों ही बैलगाड़ी के पहिए के समान है, अतः एक के बिना दूसरे की कल्पना संभव नहीं है। एक के बिना दूसरे की कल्पना संभव नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक के बिना दूसरे की कल्पना संभव नहीं है। उस समय बैलगाड़ी थी 1980 में, फॉर्च्यूनर तो थी नहीं, बाकी यहां फॉर्च्यूनर लिख देते कि फॉर्च्यूनर के पहिए के समान है, दोनों समान रूप से चलेंगे तभी बेहतर होगा। ठीक है, क्या लिखा कि दोनों बैलगाड़ी के समान है, अगर दोनों साथ में चलेंगे तभी बेहतर होगा। दोनों में से एक रुक गया तो एक से बैलगाड़ी आगे नहीं जाएगी। ये बात किन्होंने कही थी, मिनर्वा मिल्स वाद में। क्या कहा कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं,
एक के बिना दूसरे की कल्पना संभव नहीं है। एक का उद्देश्य व्यक्तिगत कल्याण है तो दूसरे का उद्देश्य सामूहिक कल्याण है। फिर पूछा गया बता तो दो भाई, मेरे इतने लंबे समय से ये माथाफोड़ी हो रही है और आप बता नहीं रहे हो कौन श्रेष्ठ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा फाइनल कह दे क्या? हाँ फाइनल कह दो। इसी मिंद्रो अमृतसवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फाइनल बात यह है कि मौलिक अधिकार अधिक श्रेष्ठ है। क्या कहा कि मौलिक अधिकार अधिक श्रेष्ठ है। मौलिक अधिकार क्या है? अधिक श्रेष्ठ है। किन की तुलना में? डीपीएसपी की तुलना में। किन की तुलना में? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मौलिक अधिकार अधिक श्रेष्ठ हैं। लेकिन वाला शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण। लेकिन उन्होंने फिर क्या कहा कि नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C अधिक श्रेष्ठ हैं। बाकी के श्रेष्ठ नहीं है, केवल आर्टिकल 39B और 39C अधिक श्रेष्ठ हैं। कौन की किसकी तुलना में? आर्टिकल 14 और 19 की तुलना। बस ये बात है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अब एक बार पूरी कहानी को रिपीट कर देता हूं, देखिए जरा। मिंद्रो अमृतसवाद में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ गया। क्या कहा? दोनों महत्वपूर्ण हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं है। एक का उद्देश्य व्यक्तिगत कल्याण है, दूसरे का उद्देश्य सामूहिक कल्याण है। एक बैलगाड़ी के पहिए के समान है, एक के बिना दूसरे की कल्पना संभव नहीं है। मौलिक अधिकार अधिक श्रेष्ठ हैं। फाइनल फैसला। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में स्थिति है मौलिक अधिकार अधिक श्रेष्ठ है। किन की तुलना में? नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में। लेकिन आर्टिकल 39B और C अधिक श्रेष्ठ है। किन की तुलना में? 14 और 19 की तुलना में। यहां पर श्रेष्ठता किसकी स्वीकार की गई है? मौलिक अधिकारों की। लेकिन जब ये आ जाएगा B भौतिक संसाधन और C आर्थिक संसाधन, तो ऐसी स्थिति में 14 और 19 का उल्लंघन हो, उसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी लंबे समय से जो विवाद चल रहा था उसका क्या कर दिया गया? समाधान कर दिया गया। एक बार मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हो रहा था, एक बार नीति निर्देशक तत्व। तो इस समस्या का समाधान करके 1980 के बाद में दोनों की श्रेष्ठता को बता दिया गया। दोनों ही श्रेष्ठ हैं, मौलिक अधिकार भी श्रेष्ठ हैं और डीपीएसपी भी श्रेष्ठ हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। केवल आर्टिकल पढ़ लेने से न मौलिक अधिकार पूर्ण होते हैं और न ही नीति निर्देशक पूर्ण होते हैं। इनसे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के जो भी वाद हैं वो आपको जरूर ध्यान में रखिएगा। और नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए जो भी कानून संसद ने बनाए हैं वो भी ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से समाजवादी हैं, कौन कौन से गांधीवादी हैं और कौन कौन से उदारवादी हैं, वो भी ध्यान में रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने ये नए कंसेप्ट पढ़े, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया तो आप निश्चित तौर पर आपका प्रश्न क्या होगा? सही होगा। आज के लिए बस इतना ही। मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।